एक निमुआ नाम का गांव था। उस गांव में जो सरपंच था किशनलाल, उस सरपंच की एक बेटी थी रानी। रानी की माँ का निधन कई साल पहले ही हो गया था। कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पिताजी, क्या मैं अपनी सहेली से मिलने जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जाओ। अच्छा पिताजी, तो मैं अभी जाती हूँ, आने में देर हो जाएगी मुझे, आप चिंता मत करना। किशनलाल को ये नहीं पता था कि उसकी रानी बेटी सहेली से मिलने नहीं, बल्कि गांव के लड़के राजा से चुपके चुपके मिलने जाती थी। राजा और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर राजा बहुत गरीब था और नीची जाति का था, तो कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। राजा और रानी जंगल में मिला करते थे। रानी, तुम मुझसे रोज रोज मिलने मत आया करो, कहीं किसी ने देख लिया तो कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। राजा, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। रानी, तुम सही बोल रही हो, मैं भी तुम्हें देखे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। राजा और रानी नदी के पास बने एक पेड़ के नीचे बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी रानी की नजर ऊपर पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर एक भूत सो रहा था। राजा, लगता है ऊपर पेड़ पर कोई है, शायद भूत है। रानी, ऊपर पेड़ पर कोई नहीं है, तुम्हारा बस वहम है। नहीं राजा, सच में ये मेरा कोई वहम नहीं है। रानी, अब काफी देर हो गई है तुम्हें, हमें अब घर चलना चाहिए। कल फिर हम यहीं इसी जगह मिलेंगे। राजा बात को टाल देता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पर रानी के दिमाग में अभी भी यही घूम रहा था कि उसका कोई वहम नहीं था, सच में भूत था पेड़ पर। तभी किशनलाल वहाँ आ जाता है। रानी को परेशान देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ रानी, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो पिताजी, जंगल में मैंने भूत को देखा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि उस आवारा राजा से मत मिल, फिर भी तू उससे चुपके चुपके जंगल में मिलने जाती है। पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। चुप कर लड़की, नाक कटाएगी क्या मेरी? इस गांव में मेरी कितनी इज्जत है, तुझे पता नहीं है क्या? रानी पर उसके पिताजी की डांट का कोई असर नहीं होता। वो रोज की तरह फिर से राजा से मिलने वहीं जाती है। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पेड़ पर बैठा भूत उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। रानी, आज मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे भी जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया आते तो पिताजी को पता चल जाएगा कि आज भी मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर राजा वहाँ से चला जाता है, पर रानी के मन से भूत वाली बात अभी भी नहीं गई थी। वो जैसे ही ऊपर पेड़ पर देखती है, वैसे ही पेड़ का भूत रानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत! तुमने सही पहचाना, मैं एक भूत हूँ। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? मैं रोज इस पेड़ पर बैठकर तुम्हारी और उस लड़के की बातें सुनता था। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम एक भूत हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो राजा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, तुझ गंदे से भूत से नहीं। ए लड़की, तू बहुत जिद्दी है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तेरे राजा को खा जाऊंगा। ठीक है, खा जाओ, उसे भी और मुझे भी। अगर मेरे राजा को कुछ भी हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ठीक है लड़की, तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उससे भी तेरी शादी नहीं होने दूंगा। तभी भूत अपने जादू से रानी को एक चिड़िया बना देता है और उसे अपनी शक्तियों से बांध देता है, जिससे कि वो चिड़िया ज्यादा दूर तक ना जा पाए, उसी पेड़ पर रहे, उसी के सामने और कहीं न जाए। रानी चिड़िया बनकर सिर्फ चींची कर पा रही थी और उसकी भाषा सिर्फ भूत ही समझ सकता था। वहाँ रानी घर नहीं पहुँची तो किशनलाल बहुत परेशान हो गया। अब किशनलाल पूरे गांव में सबसे पूछता फिर रहा था, अरे भाई, क्या तुमने रानी को देखा है क्या? नहीं तो सरपंच जी। फिर वो उसकी सहेली के घर जाता है उसके बारे में पूछने। क्या हुआ सरपंच जी? कमला बेटी, रानी आई थी क्या यहाँ? सरपंच जी, वो तो मुझसे कई दिनों से मिली भी नहीं। अब तो ये सुनकर किशनलाल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ राजा जंगल में नदी पर रानी से मिलने जाता है, पर उसे रानी नहीं दिखती। हो सकता है रानी को कोई जरूरी काम आ गया होगा,
इसीलिए नहीं आ पाई। राजा अगले दिन फिर से वहीं जाता है, पर रानी फिर भी नहीं आती। ऐसे कई दिन बीत गए, पर रानी उसे नदी पर नहीं दिखी। तभी चिड़िया बनी रानी राजा के कंधे पर आकर बैठ जाती है और जोर जोर से चींची चींची चिल्लाती है। अरे चिड़िया रानी, तुझे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ वैसे ही। रानी बनी चिड़िया राजा को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो चिड़िया ही रानी है, जिसे भूत ने चिड़िया बना दिया है। पर राजा की समझ में कुछ नहीं आता और वो उस चिड़िया को भगा देता है। हाँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चिड़िया फिर उसके आगे पीछे चींची करके उसे बहुत बताने की कोशिश करती है। राजा को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं जिससे राजा को पता चले कि मैं ही उसकी रानी हूँ। ये भूत अभी सोया हुआ है, इसके उठने से पहले मुझे कुछ तो। चिड़िया के दिमाग में एक उपाय सूझता है। वो अपनी चोंच से जमीन पर लिखना शुरू करती है कि मैं चिड़िया ही उसकी रानी हूँ। राजा जब उस चिड़िया को लिखता हुआ देखता है तो उसे यकीन हो जाता है चिड़िया पर। रानी, ये तुम्हें क्या हो गया? चिड़िया तो बस चींची ची के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो पेड़ पर उड़कर जाती है और इशारों से उस भूत के वहां होने का इशारा करती है। राजा को सब समझ आ जाता है कि उसी का किया धरा है ये सब। राजा को एक उपाय सूझता है, उसे फिर से उसी रूप में लाने का। वो चिड़िया को चुपचाप बोलता है, रानी, तुम्हें एक काम करना है। उस भूत को अपनी बातों में उलझाओ और बातों बातों में उससे पूछ लेना कि वो भूत कैसे बना। उसे मरना पड़ेगा, तभी तुम पहले जैसी हो पाओगी। तभी पेड़ पर आहट होती है और भूत जाग जाता है। राजा जल्दी से वहां से चला जाता है और सरपंच जी को ये बात बताने गांव जाता है। ओ भूत, तूने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे चिड़िया बना दिया? इससे तो तू मुझे मार ही देता। अरे, ऐसे कैसे तुझे मार दूं? पहली ही नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आने वाली अमावस्या को तुझे मेरी होना ही पड़ेगा। उस दिन मैं रात को इस नदी में डुबकी लगाऊंगा। नदी में डुबकी लगाने के बाद मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। तब तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। छोड़ दे मुझे ओ दुष्ट, मैं मर जाऊंगी पर तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। और हाँ, मेरा राजा मुझसे सच्चा प्यार करता है। देखना, वो मुझे तेरे चंगुल से एक दिन छुड़ा ले जाएगा। तू शायद ये भूल गई कि मैं एक भूत हूँ और वो एक साधारण सा मानव है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। बोलो जल्दी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले तो तुम मुझे बोलने वाली चिड़िया बना दो और इस पेड़ से आजाद कर दो, ताकि मैं थोड़ा दूर तक उड़ सकूं। चींची चींची करके मेरा गला दुख गया है और इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरे पंख अकड़ गए हैं। वहाँ पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रानी गायब है। सभी लोग बस रानी की ही चर्चा करते रहते। अरे भाई, जब से रानी गायब हुई है तब से सरपंच जी की क्या हालत हो गई है। हाँ भाई, एक बेटी ही थी उनका सहारा, वो भी कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है कहीं कोई जंगली जानवर ना खा गया हो उसे। हम सबको सरपंच जी के घर चलना चाहिए। हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। आखिर रानी इस पूरे गांव की बेटी थी। सभी गांव वाले सरपंच जी के घर जाते हैं। प्रणाम सरपंच जी, तुम सब इतनी भीड़ लगा कर क्यों आए हो? सरपंच जी, रानी आपकी ही नहीं, पूरे गांव की भी बेटी है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। आप चिंता ना करें, हम सब गांव वाले दिन रात एक करके रानी बिटिया को ढूंढ लेंगे। हाँ सरपंच जी, कुछ बताइए कि रानी आखिरी बार कहाँ गई थी? तभी किशनलाल को याद आता है कि उसने सारी जगह पता कर लिया जहाँ जहाँ वो जाती थी, पर एक जगह अभी बाकी थी। भाइयों, मैंने सभी जगह पता कर लिया, पर एक अभी बाकी है। राजा। राजा? हाँ, राजा, जिससे वो चुपके मिलने जाती थी। राजा गांव में सरपंच जी को सब बताने जाता है। तो यहाँ मारो इसे, इसी ने मेरी बेटी को छुपाया है।
सभी गांव वाले जैसे ही राजा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही चिड़िया राजा के हाथ में उड़कर आ जाती है। रुको रुको, राजा ने कुछ नहीं किया। अरे ये कौन बोला? मैं हूँ रानी। रानी, रानी तुम चिड़िया, ये कैसे हुआ मेरी बच्ची, कैसे हुआ? चिड़िया किशनलाल के हाथों पर आ जाती है और सारी बात सभी को बताती है कि उस भूत ने उसे चिड़िया बनाया। मैंने सब पता कर लिया उस भूत के बारे में। उस नदी में कुछ ऐसा है जिसमें उसकी सारी शक्ति है, बस हमें उसे नष्ट करना है। ये काम मैं करूँगा। इसमें बहुत खतरा है और अमावस्या तो आज है, ये काम हमें रात होने से पहले करना पड़ेगा। सभी गांव वाले उस जंगल में जाते हैं चुपके से और सभी वहां छुप जाते हैं। राजा नदी में कूदता है। उसे बहुत ढूंढने पर एक बंद कलश मिलता है जिसके मुंह पर लाल कपड़ा बंधा था। राजा उसे लेकर नदी से बाहर आ जाता है। भूत उस कलश को देखकर बहुत गुस्सा होता है। ए लड़के, ये कलश मुझे दे दे, ये कलश मुझे दे दे। ये कलश तुझे देने से पहले मैं उसे खोलकर नदी में बहा देता हूँ। कलश खुलते ही भूत गायब हो जाता है। रानी फिर से पहले की तरह अपने रूप में वापस आ जाती है। सरपंच राजा से बहुत खुश होता है और रानी की शादी राजा से कर देता है। ललित शहर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था। उसी कंपनी में मालती नाम की एक लड़की भी काम किया करती थी। मालती और ललित एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। मालती बचपन से ही शहर में पली बड़ी थी, जबकि ललित गांव में पला बड़ा था। एक दिन की बात है, ललित मालती को शादी के लिए प्रपोज करता है। क्योंकि मालती भी ललित को चाहती थी, इसीलिए वे ललित से शादी के लिए फट से हाँ कह देती है और ललित से बोलती है, ललित मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम तो जानते ही हो ना कि मैं बचपन से ही शहर में पली बड़ी हूँ और मेरे मॉम डैड कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी मॉडर्न बेटी गांव में जाकर रहे। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ गांव में अकेले रहती हैं, तो तुम समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहती हूँ। फिर कुछ ही दिनों बाद ललित मालती से शादी करके उसे गांव ले जाता है। ललित की माँ गुस्से से ललित से बोलती है, अरे कमबख्त मारे, तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, और तूने तो मुझे फोन पर बताया था कि तू सुबह आने वाला है, पर अब तो शाम होने को आई। फिर माँ की नजर मालती पर पड़ती है तो माँ का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वे ललित से बोलती हैं, अरे बेटा, बहू तो बड़ी चोखी लाया है तू, सच में सूरत से तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन के जैसे है। माँ खुशी खुशी घर के अंदर जाती है और अंदर से आरती की थाली लाती है। बहू, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, इसीलिए पहले मैं अपने बहू बेटे की आरती कर दूं, उसके बाद तुम घर में प्रवेश करना। माँ जैसे ही ललित और मालती की आरती करने लगती है तो मालती माँ से बोलती है, ओहो मम्मी जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है और प्लीज आप ये दीपक मुझसे दूर ही रखो। बहू, तुम बहुत थक गई होगी ना, ऐसा करो तुम दोनों हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में आराम करो जब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ललित हाथ मुंह धोकर माँ के पास जाता है और माँ से बोलता है, माँ मालती अपने कमरे में सो रही है, जब तक वो सो रही है तब तक मैं जाकर अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ऐसे बोलकर ललित अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। माँ खुशी खुशी अपनी बहू मालती के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर ले जाती है और मालती को उठाते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, कुछ खा लो, उसके बाद सो लेना। मालती अजीब सी आवाज में माँ से बोलती है, क्या है बुढ़िया, क्यों उठा रही हो मुझे? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, और तू है कि मुझे आराम ही नहीं करने दे रही है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बहू? अरे मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। खाना लाई है ना, तो खाना टेबल पर रख और चलती बन यहाँ से, नहीं तो तेरी खैर नहीं। फिर अगली सुबह माँ अपने बहू बेटी के लिए नाश्ता लगाती है और बोलती है, आज मैंने अपने बहू के लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाए हैं। लो बहू, इसे घर के बने ताजे मक्खन के साथ खा कर देखो। मालती गुस्से से बोलती है, मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि मैं आपके बनाए आलू के पराठे खाऊंगी, और वो भी बटर के साथ? अरे जरा मेरा फिगर तो देखो, अगर मैंने ये देसी घी वाले पराठे बटर के साथ खा लिए तो मेरा सारा फिगर ही खराब हो जाएगा। हाँ। ललित हंसते हुए मालती से बोलता है, अरे मेरी फिगर वाली बीवी, अरे कुछ दिन ये पराठे खा लेने से तुम्हारा फिगर खराब नहीं होने वाला, बल्कि माँ के हाथ के पराठे खाकर तो तुम्हारे अंदर तंदुरुस्ती आ जाएगी। हाँ। ऐसे बोलकर ललित और वहाँ से चला जाता है। माँ मालती से बोलती है, बहू,
तुम्हें पराठे पसंद नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे ही पसंद का कुछ बना देती हूँ। मुझे अंडे सैंडविच चाहिए। अरे तौबा तौबा, ये क्या बोल रही हो बहू? अरे हमारे घर में अंडा खाना तो दूर, कोई अंडे का नाम तक नहीं लेता है। हम लोग अंडा मांस ये सब नहीं खाते हैं। माँ की ये बात सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से मालती की आंख एकदम लाल हो जाती है, जैसे उनमें खून उतर आया हो। तभी मालती अजीब सी भारी आवाज से माँ से बोलती है, ए बुढ़िया, तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आता क्या? जब मैंने कहा मुझे एग सैंडविच खाना है तो खाना है। अरे 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 बहू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? माँ की बातें सुनकर मालती जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते वे अचानक से एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लेती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे ये मेरी बहू एक चुड़ैल है। हाय रे, ये सब क्या हो गया? मैं तो समझी थी मेरा बेटा शहर से मेरे लिए बहू लाया है, मगर वो तो शहर में मेरे लिए शहर की चुड़ैल ले आया। हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, हाँ मैं हूँ शहर की चुड़ैल, इसीलिए तो मुझे अपने स्लिम ट्रिम फिगर की चिंता रहती है। और तू है कि मुझे ऑयल में बने पकवान और देसी घी में बने पराठे खिलाकर मोटा करना चाहती है। देख बुढ़िया, मुझे जो पसंद है अब तो तुझे वही बनाकर मुझे खिलाना होगा, फिर चाहे मुर्गी के अंडे हो या फिर मुर्गी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं, समझी? आने दे ललित को, मैं सब बताती हूँ, फिर देखना वो तेरा क्या हाल करेगा। ए बुढ़िया, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तेरा सीधे ऊपर का टिकट कटा दूंगी, समझी? इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रख, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा डालूंगी। फिर बेचारी माँ वे सब काम करती है जो उसे चुड़ैल करने को कहती थी। जब शाम को ललित घर आता तो चुड़ैल ललित को देखते ही फिर से मालती के रूप में आ जाती। ललित माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर माँ से बोलता है, क्या बात है माँ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मालती ने कुछ कहा है क्या तुझसे? माँ, मालती शहर की रहने वाली जरूर है, पर वो कभी भी किसी से गुस्से से या बदतमीजी से बात नहीं करती है। पर न जाने गांव में आते ही उसे क्या हो गया है जो उसने आपसे अजीब तरीके से बात की और आपके बनाए नाश्ते के बारे में भी आपसे बदतमीजी से बोला। क्या बात है माँ, तू क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बेटा, तू जाकर कमरे में आराम कर। माँ मन ही मन सोचती है, इस शहरी चुड़ैल के बारे में मेरे बेटे ललित को कुछ भी नहीं पता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये शहरी चुड़ैल मेरे बेटे को मार डाले। अब तो मुझे ही इस शहरी फिगर वाली चुड़ैल का कुछ करना होगा, उसकी सच्चाई अपने बेटे के सामने लानी ही होगी। हाँ, नहीं तो ये चुड़ैल मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी मार डालेगी। अगले दिन माँ अपने बेटे और बहू से बोलती है, बेटा तुम दोनों कुछ ही दिन में यहाँ से चले जाओगे, इसीलिए मैंने आज गांव की औरतों को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए बुलाया है और मंदिर के पंडित जी को भी बुलाया है ताकि वे नए जोड़े को आशीर्वाद दे। इसीलिए बेटा तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर आंगन में आ जाओ, सभी लोग बस आने ही वाले होंगे। फिर मालती और ललित तैयार होकर आंगन में रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। गांव में काफी सारी औरतें आती हैं और मालती को देखकर ललित की माँ से बोलती है, अरे ललित की माँ कुछ भी कहो, तेरी शहरी बहू तो बड़ी चोखी है। तभी वहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं। अरे लो, पंडित जी भी आ गए। अरे पंडित जी, मेरी शहरी बहू को किसी की नजर ना लगे, इसीलिए इस पर गंगा जल छिड़क कर और माँ काली का टीका लगाकर नजर तो उतार देना। पंडित जी को देखते ही मालती के होश उड़ जाते हैं। मालती मन ही मन बोलती है, अरे इस पंडित ने अगर मेरे ऊपर गंगा जल डाल दिया तो मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? जैसे ही पंडित जी नए जोड़े को आशीर्वाद देने लगते हैं तो पंडित जी को मालती के भीतर एक बुरी शक्ति का आभास होता है। फिर पंडित जी तुरंत गंगा जल निकालकर मालती के ऊपर छिड़कते हैं। मालती के ऊपर गंगा जल की छींटे पड़ते ही वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है
मालती को चुड़ैल के रूप में देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी चुड़ैल गुस्से से बोलती है, ए बुढ़िया, ये सब तेरी चाल है ना, अब तो तू गई काम से। ऐसे बोलकर चुड़ैल ललित की माँ का गला पकड़ लेती है। बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को। अरे तू ठहरी गाँव की सास और मैं हूँ शहर की चुड़ैल। तुझे क्या लगा कि मैं तेरी ये चाल समझ नहीं पाऊंगी? अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो तू गई काम से। हे भगवान, ये मालती चुड़ैल कैसे बन गई? पंडित जी आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इस चुड़ैल से मेरी माँ को बचाओ। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। चुड़ैल के शरीर पर गंगा जल पड़ते ही वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और माँ को छोड़ देती है। हाय हाय, मेरा कोमल बदन बुरी तरह से जल रहा है। अरे बूढ़े पंडित, ये तूने क्या किया? हाय हाय मेरा बदन, हाय मेरा बदन। ए चुड़ैल, मैं तुझे जान गया हूँ कि तूने मालती के शरीर पर कब्जा कर रखा है। तेरी भलाई इसी में है कि तू इस बेचारी मालती के शरीर को छोड़ दे और यहाँ से चली जा। पंडित जी की बात सुनकर चुड़ैल जल्दी से मालती का शरीर छोड़ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। मम्मी जी, आपने मुझे उस चुड़ैल से बचा लिया, नहीं तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे बहू, तेरा नहीं, न जाने तेरे फिगर का क्या होता। माँ की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से